हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस तरह से काम करता है और थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से ये किस तरह से अलग है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग करते हैं कि जो इससे पहले जो हम लोग थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम या आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देखे थे उसको तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देखेंगे। तो ये था जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, जिसमें हम लोगों का ये था थ्योरेटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसमें काफ़ी कुछ हम लोग इग्नोर करके चले थे। ये था कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है फेज को चेंज कराना। जो यहाँ पे एमोनिया रिफ्रिजरेंट, यहाँ से एमोनिया रिफ्रिजरेंट जो निकलता है जनरेटर से भाप बन के वेपर फॉर्म में, वो वेपर फॉर्म में रहता है ना। वेपर फॉर्म में इसका प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एमोनिया रिफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में रहता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पर, वो कंडेंस्ड होकर के यहाँ पे लिक्विड बन जाता था, लिक्विड फॉर्म बनता था एमोनिया। और यहाँ पे हम लोग को हाई प्रेशर, क्योंकि कंडेंसर प्रेशर को चेंज नहीं कराता है, सिर्फ फेज चेंज कराता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड एमोनिया हम लोगों को मिलता था। उसके बाद रिजर्वायर में स्टोर करके एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास कराते थे। देन आफ्टर हम लोग का प्रेशर डाउन होता था। पॉइंट नंबर 1 में लो प्रेशर है ना, पॉइंट नंबर 1 में लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रिफ्रिजरेंट या लिक्विड एमोनिया हम लोग को यहाँ पे मिलता है। पॉइंट नंबर 1 में लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड एमोनिया रिफ्रिजरेंट। ओके, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद इवोपरेटर में हम लोगों का काम क्या होता था कि यहाँ से ये जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर लो प्रेशर जो आता था यहाँ पे, उसका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाता था। तो इवोपरेटर ही अपना रिफ्रिजरेटर है जिसको हमको ठंडा करना है। तो यहाँ से वो हीट एक्सेप्ट करता था और फिर वापस से वेपर बन जाता था। फिर उस वेपर को यहाँ पे ले आकर के एब्जॉर्बर में एमोनिया और वाटर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे दोनों को मिक्स कर देते थे। और जब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर एमोनिया जो होगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन में एमोनिया का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आसानी से वहाँ वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर अगेन उसको हम लोग पंप के थ्रू यहाँ पे चढ़ाते थे जनरेटर में, जहाँ पे ये वाटर लिक्विड एमोनिया जो है, जो वाटर के साथ मिक्स है और इधर से जो वेपर आया वो भी इसमें मिक्स हो गया, तो उसको हम लोग पंप से यहाँ जनरेटर में चढ़ा करके जनरेटर में हीट देते हैं। हीट अप्लाई करने से जो एमोनिया रिफ्रिजरेंट है और जो वाटर का सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर राइज़ करेगा और प्रेशर भी राइज़ करेगा। जैसे ही उसमें वेपर बनना चालू हो गया एमोनिया वेपर, तो जब उसमें एमोनिया वेपर बनना चालू होगा तो यहाँ क्या होगा कि मेरा टेम्परेचर और प्रेशर राइज होते चला जाएगा और उस तरह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा सॉल्युबिलिटी कम होगा, तो एमोनिया वाटर सरफेस को छोड़ देगा और एमोनिया वेपर बन जाएगा। और कुछ एमोनिया यहाँ भी बचेगा, वाटर में भी कुछ एमोनिया बचेगा, बट यहाँ वीक सोल्यूशन ऑफ एमोनिया हो जाएगा, वीक सोल्यूशन ऑफ एमोनिया। फिर अगेन उस एमोनिया और वाटर सोल्यूशन को हम लोग ये भल्व के थ्रू वापस से एब्जॉर्बर में ले आएंगे, और जो यहाँ पे जो एमोनिया था उसको वापस से वेपर एमोनिया को हम लोग कंडेंसर में लेके फिर फेस चेंज कराएंगे। ये हम लोग का पूरा फंक्शन होता था। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको वेपर बना रहे हैं, तो जब इसको वेपर आप बना रहे हैं, वाटर और लिक्विड एमोनिया को जब वेपर बनाया जा रहा है हीट अप्लाई करके, तो ऐसा तो है नहीं वहाँ पे जो वहाँ जो वेपर एमोनिया जो वेपर बन चुका है उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स भी वेपर बने होंगे, वाटर पार्टिकल्स भी वेपर बने होंगे। लेकिन पहले कौन वेपर बनेगा? एमोनिया वेपर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर यहाँ से कम है। यहाँ से जो इधर से जो कंडेंसर से जो आता है, उसके बाद यहाँ एक्सपेंशन वाल्व में उसका प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। जब वो लो प्रेशर रहेगा तो उसका लो प्रेशर कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आसानी से एमोनिया पहले वेपर बनेगा, वाटर बाद में बनेगा। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर तो वेपर बनेगा ही, ऑब्वियस है, कुछ क्वांटिटी वाटर का वेपर बनेगा। लेकिन वेपर ज़्यादा कौन बनेगा? एमोनिया का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका प्रेशर कम है। जब प्रेशर किसी का कम होता है, जैसे आप सुने होंगे कि अगर आप हाई लैटिट्यूड में जाइएगा, अगर पहाड़ वगैरह में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको दूध अगर आप उबालिएगा तो बहुत जल्दी उबल जाएगा, एग अगर आप बॉईल कीजिएगा बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे प्रेशर कम है, कम है।
ठीक है ना। तो इसी रीज़न से यहाँ पर भी यहाँ प्रेशर कम होने की वजह से अमोनिया पहले वेपर बनेगा, वाटर बाद में बनेगा, लेकिन वाटर का भी कुछ वेपर जरूर बनेगा। अब अगर हम लोग वाटर वेपर और अमोनिया वेपर दोनों अगर हम लोग उसको कंडेंसर में भेज देंगे तो कंडेंसर में फेज चेंज होगा। फेज चेंज होने के बाद चलिए यहाँ लिक्विड मिल गया, लिक्विड अमोनिया और मिक्सचर दोनों अगर यहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा कि जो वाटर का जो पार्टिकल इधर जो घुस गया है वो वाटर पार्टिकल कोई ना कोई बल्ब को क्या करेगा, जाम कर देगा। क्योंकि यहाँ पे रिफ्रिजरेंट, जैसे वाटर क्या होता है, फ्रीज जल्दी हो जाता है, वो फ्रीज जल्दी हो जाएगा, जल्दी से वो बर्फ़ बन जाएगा, तो कोई भी बल्ब को वो जाम कर सकता है। इसीलिए हम लोग क्या चाहेंगे कि वाटर का कोई भी पार्टिकल यहाँ पे न जाए, कहाँ पे, कंडेंसर में न जाए। नहीं तो वो पाइप को ब्लॉक कर सकता है, कोई बल्ब को ब्लॉक कर सकता है या कोरोड कर सकता है। इसीलिए हम लोग वाटर पार्टिकल्स को चाहते हैं कि वो जनरेटर में ही रह जाए और उसको वापस से हम लोग एब्जॉर्बर में ले आएँ। मतलब इस साइकिल में ही वाटर पार्टिकल रोटेट करे, इस साइकिल में वाटर पार्टिकल न आए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करेंगे, यही हम लोग करते हैं एक्चुअल में, जो प्रैक्टिकल में एप्लीकेशन लाने के लिए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। तो बोला जाता है कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो COP है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, वो वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो हम लोग जहाँ पे हम लोग कंप्रेसर का यूज़ किए थे उसके कंपेयर में यहाँ पे उसका COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत सारी रीज़नों की वजह से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को वर्क डन कम करना पड़ेगा। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में काम हम लोगों को कम करना पड़ेगा, काम कम करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हम लोगों को कम मिलेगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हम लोगों को कम मिलेगा। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ से वाटर वेपर और एमोनिया वेपर जो इधर जो आ जा रहा था कंडेंसर में, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ है जो यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ है जो 3 एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ है जो हम लोग लगाते हैं। तो देखते हैं, ये दिस इज़ अवर प्रैक्टिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जहाँ पे आप देखिएगा कि जनरेटर से जैसे ही निकला तो यहाँ पे एक एनालाइज़र लगाया। दिस इज़ कॉल्ड एनालाइज़र। व्हाट इज़ एनालाइज़र? एनालाइज़र के बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एनालाइज़र एक पाथ बनाता है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उस वेपर को। जो जैसे यहाँ से एमोनिया वेपर और कुछ वाटर वेपर भी बना होगा, दोनों वेपर अगर यहाँ से निकलेगा तो उसको कुछ क्या करेंगे, एक लंबा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जा कर के वो इस पाइप में पहुँचेगा और तब जाके रेक्टिफायर होते हुए। तो हम लोग के पास 3 इक्विपमेंट पहला यूज़ कर रहे हैं, मैं तीनों इक्विपमेंट के बारे में बताऊँगा। ये है एनालाइज़र, ये है रेक्टिफायर और ये है हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये 3 इक्विपमेंट है, एनालाइज़र, हीट एक्सचेंजर एंड रेक्टिफायर। ठीक है, ये तीनों हैं, 3 इक्विपमेंट यूज़ करते हैं ताकि इसका परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका हीट एक्सचेंजर के बारे में जान लेते हैं, एक सीक्वेंस वाइज आपको ब्रेन में बन जाएगा। सबसे पहले हीट एक्सचेंजर वर्ड का मतलब क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करना। अब देखिए, यहाँ से एब्जॉर्बर से जो पंप के थ्रू जो चढ़ा रहे हैं हम लोग पानी और एमोनिया का सॉल्यूशन को, वाटर एंड एमोनिया का सॉल्यूशन को चढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, वो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, जनरेटर में। ये डायरेक्शन उल्टा है, आप इसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन उल्टा है, आप सीधा कर लीजिएगा, ये इस साइड में होगा। ठीक है, वो एनालाइज़र की ओर घुस करके जनरेटर में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये लो टेम्परेचर में रहता है जो इस पाइप से फ्लो कर रहा है, लो टेम्परेचर में। फिर जब जनरेटर से जो यहाँ नीचे पानी बचा है, पानी मतलब वीक सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया जो बचा हुआ है, इसको वापस से बैक टू द एब्जॉर्बर करेंगे, वापस से ये एब्जॉर्बर की ओर आएगा। तो इसमें क्या होता है, इस पाइप में बहुत जो रिफ्रिजरेंट आ रहा है या रिफ्रिजरेंट और वाटर का जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें बहुत सारा हीट है, तो वो हीट इसको दे दे, इस पाइप को अगर वो हीट दे देता है तो इसको तो यहाँ ले जा करके हम लोग गर्म करने ही वाले हैं, जनरेटर में तो वो गर्म होगा ही। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया यहाँ से आ रहा है उसको तो हम लोग जनरेटर में जाके गर्म करने ही वाले हैं। तो इसको अगर पहले से ही कुछ हीट यहाँ से मिल जाता है तो ये तो हम लोगों को फ़ायदा होगा ना, कि अगर ये वाला हीट जो यहाँ से निकल रहा है पानी, अगर ये हीट इसको दे दे ताकि इसको यहाँ पे जनरेटर में जाने के बाद हम लोगों को ज़्यादा गर्म
न करना पड़े, ज़्यादा उसमें हीट अप्लाई न करना पड़े, कुछ कुछ गर्म पहले से हो जाए, तो ये तो हम लोग के लिए फ़ायदा होगा, कम हीट यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो यही काम है अपना हीट एक्सचेंजर का, को हीट को एक्सचेंज कर देता है किससे, वीक सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एमोनिया का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ वाटर एमोनिया को दे देता है, जिससे हम लोग को कम हीट अप्लाई करना होता है जनरेटर में। तो हीट एक्सचेंजर का फंक्शन समझ में आ गया। अब दिस इज अवर एनालाइजर। एनालाइजर का काम क्या है कि जो वाटर वेपर और जो एमोनिया वेपर यहाँ जो बन गया है उसको कंडेंसर में डालने से पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पाथ बना देते हैं। ये पाथ बहुत लॉन्ग पाथ होता है, इसलिए इतना लंबा पाथ बनाते हैं क्योंकि वाटर वेपर का एक 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 बहुत अच्छा खूबी है कि अगर उसको लंबा डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़े तो वो कंडेंस्ड हो जाता है। अगर उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करना पड़े तो वो कंडेंस्ड हो जाएगा, और जैसे ही कंडेंस्ड होगा वापस से वो जनरेटर में आ जाएगा और जनरेटर उसको नीचे की ओर ले जाएगा वीक सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया के साथ। ठीक है, तो ये काम होता है। लेकिन फिर भी ये उतना इफ़िशियंट नहीं है एनालाइज़र कि पूरा का पूरा वाटर वेपर को कंडेंस कर पाए। कुछ वाटर वेपर को ऑब्वियस से कंडेंस कर पाएगा, लेकिन कुछ वाटर वेपर को कंडेंस्ड कर पाएगा, लेकिन सबको कंडेंस नहीं कर पाएगा। कुछ पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर और एमोनिया इधर से आ जाएगा और वो रेक्टिफायर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रेक्टिफायर इसलिए लगा देते हैं ताकि जो थोड़ा मोड़ा जो वाटर वेपर भी आ रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे रोक लें। जो कुछ वाटर वेपर इधर से जो इधर फ्लो कर जाएगा तो उसको एनी हाउ हमको रोकना है। अगर उसको हम लोग रोक लेते हैं, वो कंडेंसर में नहीं जाएगा, तो अच्छा है कि वो कहीं ब्लॉक ना करे। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफायर लगा देंगे। रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक कूलिंग वाटर का पाइप लगाया होता है, इनलेट पाइप, और वो वाटर क्या करता है, कूलिंग वाटर, ठंडा पानी आता है, वो इसको ठंडा करके जो वेपर है वाटर वेपर को कंडेंस्ड कर देता है, और वो पानी जो है जो इधर से कूलिंग वाटर आ रहा है वो गर्म होकर के वापस चला जाता है। और जो यहाँ पे जो कंडेंस्ड जो हो गया वाटर वेपर, वो कंडेंस्ड वाटर वेपर को देखिए इस पाइप से वापस से जनरेटर में ले आते हैं हम लोग। ठीक है, जो कंडेंस्ड हो गया उसको वापस से जनरेटर में ले आते हैं। और जो एमोनिया वेपर बच गया, प्योर एमोनिया वेपर कह सकते हैं आप, तो प्योर एमोनिया वेपर जो बच गया उसको हम लोग कंडेंसर में डालेंगे और फिर हम लोग उसका फेस चेंज करवाएंगे और फिर उसको रिजर्वायर में स्टोर करके एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू इवापोरेटर में ले जाएंगे। फिर वहाँ से वो अगेन ये साइकिल प्रोसेस होता चला जाएगा। तो होप आप समझ गए होंगे कि रेक्टिफायर का काम क्या है, कंडेंस्ड कराना। मतलब जो वाटर वेपर बच गया, जो एनालाइजर से छुप करके बच के आके रेक्टिफायर में चला जाएगा, और यहाँ पे उसको एनी हाउ कंडेंस्ड होकर के जनरेटर में आना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कूलिंग वाटर भी लगाया हुआ है जो आकर के ठंडा करके जा रहा है वापस। ओके, होप आप समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकली हम लोग किस तरह से वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम देख रहे हैं। अब जो भी मैंने समझाया है उसको यहाँ पे वर्ड फॉर्म में आपके लिए है, आप इसको एक बार पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है कि सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम कैन प्रोवाइडेड अ रिफ्रिजरेशन, वो रिफ्रिजरेशन प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी येट इट्स ऑपरेटिंग इफिशियंसी इज लो, फिर भी उसका ऑपरेटिंग इफिशियंसी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग इफिशियंसी कम होता है। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड करते हैं इसमें। द फॉलोइंग एक्सेसरीज आर फिटेड टू मेक द सिस्टम मोर प्रैक्टिकल एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड किया जाता है। एंड वर्किंग ऑफ द प्लांट, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड वर्किंग ऑफ द प्लांट के वर्किंग के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट है, पहला है हीट एक्सचेंजर, दूसरा है एनालाइजर, तीसरा है रेक्टिफायर। ये तीन चीज़ हम लोग ऐड किए हैं, तीनों का फंक्शन आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या है कि हीट एक्सचेंजर इज लोकेटेड बिटवीन द जनरेटर एंड एब्जॉर्बर। ये किसके किसके बीच में लगता है, जनरेटर और एब्जॉर्बर के बीच में। आप डायग्राम तो कॉपी में बना लिए होंगे, आप मैच कराते जाइए, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैच कराते जाइए। तो हीट एक्सचेंजर इज लोकेटेड बिटवीन द जनरेटर एंड द एब्जॉर्बर। हीट एक्सचेंजर कहाँ पे है, एब्जॉर्बर और जनरेटर के बीच में लगाया हुआ है। द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन विच इज पम्प्ड फ्रॉम द एब्जॉर्बर, जो एब्जॉर्बर से स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को पम्प्ड करके हम लोग जनरेटर में चढ़ा रहे हैं, टू द जनरेटर मस्ट बी हीटेड, उसको हम लोग गर्म करना है, मस्ट बी हीटेड। एंड द वीक सोल्यूशन फ्रॉम द जनरेटर टू द एब्जॉर्बर, और जो वीक सोल्यूशन जनरेटर से एब्जॉर्बर की ओर आ रहा है, मस्ट बी कूल्ड, उसको हमको ठंडा करना है। तो क्या करेंगे कि हीट एक्सचेंजर लगा देंगे तो दोनों अपना हीट को एक्सचेंज कर लेगा, एक तीर से डबल निशाना।
This is accompanied by the heat exchanger and consequently cost of heating the generator and cost of cooling the absorber are reduced. इस तरह से क्या होगा कि दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर लेगा, तो जो मेरा गर्म करने का जनरेटर में जो एक्स्ट्रा हीट लगता है उसको पूरा गर्म करने के लिए वो कुछ हीट मेरा बच जाएगा, और जो इधर से आ रहा है एब्जॉर्बर में, है ना, वीक सॉल्यूशन, उसको ठंडा करने के लिए हमको जो काम करना होता है वो अब यहाँ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम था पूरा हीट एक्सचेंजर का। अब देखते हैं एनालाइजर का काम। तो एन एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रेज माउंटेड एबव द जनरेटर। ये जनरेटर के ऊपर में लगाया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, आप फिगर कॉपी में बनाए होंगे तो आप मैच कराते जाइए कि एन एनालाइजर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ट्रे। ये क्या है? सीरीज ऑफ ट्रे, नंबर ऑफ ट्रे लगाया हुआ है जो लॉन्ग पाथ प्रोवाइड कराता है। किसको? वेपर को। लॉन्ग पाथ प्रोवाइड कराता है वेपर को, जो माउंटेड कहाँ पे किया हुआ है? जनरेटर के ऊपर में। ठीक है, द इट्स मेन फंक्शन इज टू रिमूव पार्शियली सम ऑफ द अनवांटेड वाटर पार्टिकल। इसका जो मेन फंक्शन क्या है? टू रिमूव पार्शियली। पार्शियली मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पाएगा, ये पार्शियली ही रिमूव करेगा। जो वाटर वेपर और एमोनिया वेपर जो हम लोग को कंडेंसर में ले जाना है, उस पाथ में हम लोग एनालाइजर लगाए हुए हैं। एनालाइजर पार्शियली सम वाटर वेपर को क्या करेगा? कंडेंस्ड कर देगा, एंड सम ऑफ द अनवांटेड वाटर पार्टिकल एसोसिएटेड विथ एमोनिया वेपर गोइंग टू कंडेंसर। और कुछ वाटर वेपर क्या करेगा? कंडेंसर में चला जाएगा फिर भी। तो इफ़ दिस वाटर वेपर आर परमिटेड टू इंटर कंडेंसर, अगर हम लोग इस वाटर वेपर को, जो थोड़ा मोड़ा बच गया है वाटर वेपर, उसको अगर कंडेंसर में डाल देंगे तो इट मे इंटर द एक्सपेंशन वाल्व एंड फ्रीज। और अगर वो एक्सपेंशन वाल्व में जैसे ही पार होगा, वहाँ क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंशन के बाद क्या होता है? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होता है। अब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम करेंगे तो वो आसानी से बर्फ बन जाएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि एक्सपेंशन वाल्व तक वाटर वेपर पहुंच ही ना पाए, तो हम लोग का आसानी से काम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट द पाइपलाइन मे गेट चॉक्ड। अगर वो फ्रीज हो गया तो वो क्या करेगा? पाइपलाइन को जाम कर देगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे? जाम ना हो, इसीलिए आता है रेक्टिफायर। तो इसीलिए एक थर्ड डिवाइस रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और रेक्टिफायर का काम देखते हैं। और रेक्टिफायर इज अ वाटर कूल्ड हीटिंग, है ना, रेक्टिफायर इज ए वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर। ये वाटर से ठंडा किया जाने वाला एक हीट एक्सचेंजर ही है, जो एमोनिया वेपर और वाटर वेपर जो आ रहा है उसके टच में आएगा और वाटर वेपर कंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर कंडेंस्ड हो जाएगा और एमोनिया वेपर चला जाएगा आगे, है ना। क्यों जाएगा? क्योंकि एमोनिया का, जब जनरेटर से एमोनिया वेपर निकला था तो उसका प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। एमोनिया वेपर का प्रेशर ज़्यादा है बट वाटर का नहीं, तो वाटर कंडेंस्ड हो जाएगा, और वाटर ठंडा पानी डालने से वाटर तुरंत कंडेंस्ड हो जाएगा, और उसको वापस से हम लोग कहाँ ले आएंगे? वापस से हम लोग उसको जनरेटर में ले आएंगे। ठीक है, विच कंडेंस्ड वाटर वेपर एंड सम एमोनिया, वो कुछ एमोनिया को भी कंडेंस्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वाटर को कंडेंस कर रहा है, कुछ एमोनिया को भी कंडेंस्ड करेगा एंड सेंड बैक टू जनरेटर, और वापस से उसको जनरेटर में ले आएगा। ठीक है, दस फाइनल रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर टेक प्लेस इन द रेक्टिफायर। इसीलिए क्या बोल रहा है कि फाइनल रिडक्शन, कुछ हम लोग रिड्यूस्ड कर दिए, और इलिमिनेट कर दिए ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर। जितना परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर था उसको हम लोग कम कर दिए, रिड्यूस्ड कर दिए एनालाइजर और रेक्टिफायर का इस्तेमाल करके। ठीक है, ओके। तो यही था हम लोगों का, 3 इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से प्रैक्टिकली वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं और इससे हम लोग काम निकाल रहे हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय COP ऑफ द सिस्टम। कैसे दिया जा सकता है? तो COP ऑफ द सिस्टम कैसे दे सकते हैं हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का? रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय पंप वर्क, चूँकि पंप क्या करेगा? वाटर को, जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको लिफ्ट करा करके ऊपर में लेके जाना है ना हमको, तो वहाँ पे कुछ हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ पंप वर्क प्लस हीट सप्लाई। जो जनरेटर में हम लोग को हीट सप्लाई करना है, जनरेटर में जो हमको हीट सप्लाई करना है ताकि वो वेपर बने, और हाई प्रेशर वेपर, एमोनिया वेपर और वाटर वेपर को हमको लेके जाना है कंडेंसर में। तो यहाँ ये दोनों जो है, जो हमको हीट सप्लाई करना है और वर्क डन करना है पंप में, तो ये टोटल वर्क इनपुट हो जाएगा, या फिर एनर्जी इनपुट कर दीजिए, और ये रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट
जो हम लोग को हीट इधर मिलेगा, ठीक है। रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन यही होता है ना, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे कर रहे हैं प्लस हीट सप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा COP। तो ये होता है COP ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, COP ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ओके ओके, thanks for the listening. As always, God bless you all. Stay at home, keep learning. Thank you.